Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is karyotype. What is karyotype? हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है karyotype. karyotype क्या होता है और क्या इसके यूज़ है, इंपॉर्टेंस क्या है, यही हम डिस्कस करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखना. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो. Now let's start the video. Our topic is karyotype. Karyo is related to the nucleus type. तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर किस टाइप का मटेरियल है, कंटेंट है, उसको स्टडी का हम क्या बोलते हैं, karyotype. तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसी से बनते हैं क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, karyotype. दैट इज कॉल्ड एज karyotype. अगर क्रोमोसोम स्टडी करने तो हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, पिक्चर बनाना पड़ेगा. जो डायग्राम बनेगा उसका नाम क्या होता है karyotype के लिए, ईडियोग्राम. इसे हम क्या बोलते हैं, ईडियोग्राम. जैसे कि ईडियोग्राम जो है यहाँ पे एनसीईआरटी की 12th की बायोलॉजी की बुक में गिवन है, जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, जहाँ पे ह्यूमन क्रोमोसोम्स का बनाया हुआ है 23 पेज का. इसी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, ईडियोग्राम. और इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम, karyotype. अब स्टडी में हम क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि सिमेट्रिकल टाइप है यहाँ पे क्रोमोसोम्स या एसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मतलब मेटासेंट्रिक टाइप क्रोमोसोम्स हैं, या फिर दूसरी टाइप के जो कि सब मेटासेंट्रिक, एक्कोसेंट्रिक, एटिलोसेंट्रिक ज़्यादा हैं. अगर मेटासेंट्रिक ज़्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल नेचर ज़्यादा है. और मेटासेंट्रिक कम होंगे तो हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल नेचर ज़्यादा है. तो दो टाइप का हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम का डायग्राम, जिसमें देखने को मिल सकते हैं क्रोमोसोम से तो सिमेट्रिकल ज़्यादा और मेटासेंट्रिक ज़्यादा है. इसका मतलब एसिमेट्रिकल मतलब मेटासेंट्रिक कम है. सिंपल सी बात है. यहाँ पे इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं. तो हम डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, पिक्चर को, फोटो को ईडियोग्राम, और स्टडी को हम क्या बोलते हैं, karyotype. जैसे इसका यूज़ क्या हो सकता है, किस में हेल्प कर सकते हैं, साइज़ को स्टडी करने के लिए. हम फोटो बना के देख सकते हैं कि किसी क्रोमोसोम का साइज़ छोटा है या बड़ा है, तो उसके अंदर कंपेयर कर सकते हैं हम. तो साइज़ की स्टडी कर सकते हैं. साइज़ के अलावा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की स्टडी कर सकते हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है. तो उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़े थे हमने, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्कोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लो, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा. तो सेम यहाँ पे हम बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर अगर मेटासेंट्रिक ज़्यादा है या सब मेटासेंट्रिक हैं, या दूसरे टाइप के क्रोमोसोम्स यहाँ हो सकते हैं. इसके अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि कहीं कहीं पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी प्रेजेंट है. तो कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी मिलता है. तो हम ये भी बता सकते हैं कि या किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, किसी क्रोमोसोम के अंदर या नहीं है. इसके अलावा आर्म रेशियो बता सकते हैं कि आपको पता है कि पोजीशन सेंटीमीटर के बेसिस पे हम आर्म रेशियो भी निकाल सकते हैं. तो आर्म रेशियो जैसे मेटासेंट्रिक का 1 होता है, सब मेटासेंट्रिक का 1 से ज़्यादा होता है, और एक्कोसेंट्रिक का तो सब मेटासेंट्रिक से भी ज़्यादा होता है. तो आर्म रेशियो भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. karyotype को स्टडी करते हुए बता सकते हैं किस टाइप की वैल्यूज़ आर्म रेशियो की हो सकती हैं. तो ये सारी स्टडी हम karyotype की हेल्प से कर सकते हैं. इसमें सारी में karyotype हेल्प कर सकते हैं. ना यूज़ ऑफ karyotype किस लिए यूज़ किया गया है, क्या काम किया गया है आज तक, इसका कैसे यूज़ किया गया है. जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में किसी का डीएनए मिल जाए तो उसके karyotype बनाओ, और उसके karyotype को जो स्टैंडर्ड हमारे पास karyotypes हैं किसी ऑर्गेनिज्म के गिवन ऑर्गेनिज्म के डेटाबेस में, जिससे मैच करेगा वो उसी स्पीसीज़ का karyotype से मैच करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये इस स्पीसीज से बिलोंग करता होगा ये ऑर्गेनिज्म. जैसे कि एसिमेट्रिक हो सकता है. एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, जहाँ पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कम हैं, ज़्यादा नहीं है, कैसे हैं, कम हैं. तो यहाँ पे अगर एसिमेट्रिक होगा तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं दूसरे सब मेटासेंट्रिक, एक्कोसेंट्रिक, एटिलोसेंट्रिक ज़्यादा होंगे, मेटासेंट्रिक कम होंगे. एसिमेट्रिक अगर है तो आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है इस तरह से. इसके अलावा एवोल्यूशन स्टडी में भी हेल्प कर सकता है. मान लो किसी की अगर ईडियोग्राम सेम टाइप के आ जाए, सिमिलर टाइप, तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर क्या रहा होगा, क्लोज रिलेशन रहा होगा, उनका एवोल्यूशन सेम टाइम पे हुआ होगा, सेम समय पे हुआ है, इसलिए क्लोज रिलेशन रहा है. जैसे कि ह्यूमन और चिंपैंजी का देखोगे तो आपको ईडियोग्राम काफ़ी सिमिलर सा देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे दोनों के अंदर काफ़ी सिमिलरिटी है, क्लोज रिलेटिव रहे हैं, दोनों का एवोल्यूशन जो है पैरेलली हुआ है. तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमन और चिंपैंजी का ईडियोग्राम सिमिलर मिलेगा. रेड के साथ भी ह्यूमन का कंपेयर करेंगे तो उसके साथ भी काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ह्यूमंस और रेड्स के अंदर जो है अबाउट 60-65% तक कॉमन टाइप ऑफ जीन्स होती हैं. तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो सकता है इन दोनों का ईडियोग्राम भी. तो एवोल्यूशन स्टडी में भी हमारी karyotype हेल्प कर सकता है.
इसके अलावा लास्ट इसका एप्लीकेशन यूज़ है क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आएगा तो हम ईडियोग्राम को स्टडी करके बता सकते हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड जो ईडियोग्राम होगा उससे कंपेयर करेंगे। मान लो कहीं पे डिफरेंस हमें दिखाई देता है, किसी स्ट्रक्चर का कोई पार्ट या क्रोमोसोम का पार्ट कोई लॉस हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए वो भी लॉस हो गया होगा। तो डीएनए का लॉस हुआ, जीन का लॉस हुआ होगा, और जीन का लॉस होने से करैक्टर की एक्सप्रेशन हो सकता है चेंज हो जाए या वहाँ पे करैक्टर ना बने। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल एबरेशन के स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर आ जाते हैं क्रोमोसोम के अंदर, तो उसकी वजह से एक्सप्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी हम स्टडी करके बता सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की कैरियोटाइप के अंदर किस तरह का चेंज दिखाई देगा। तो हम उसको बता सकते हैं कि वहाँ पे कोई किसी तरह का करैक्टर में चेंज आने के पीछे जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। तो इस तरह से भी यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम जो क्रोमोसोम एबरेशंस है वो हम 12th में पढ़ते हैं, म्यूटेशन के अंदर आता है, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर है स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर जो है क्रोमोसोमल एबरेशंस भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कैरियोटाइप क्या होता है, ईडियोग्राम क्या है, और इसके यूज़ क्या हो सकते हैं कैरियोटाइप के, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा हमने डिस्कस किया। एग्जाम में इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो हमने पढ़ा है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।